दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। मात प्रणाम। 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। नियशेषजाड्यापा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदां, जाड्यान्धकारापा, हस्ते स्फाटिकमालिका निदधति, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती। बुद्धिप्रदां शारदां, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे। जगशिरमौरवनाये भार, वाहवलविक्रमदे, अम्ब विमलमतिदे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम शास्ति स्नेह का वर दे, स्वा
स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रह्लाद हम मानवता का त्रास हरे। सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाथ। रत्नाकराधौतपदां रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यं वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः। ॐ द्यौः शान्तिः। अन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिः। आपः शान्तिः। औषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिः। विषयदेवाः शान्तिः। ब्रह्म शान्तिः। सर्वगुण शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। महात्मा 1 2 3। सत्र की शुरुआत के पहले विद्या भारती के प्रचार प्रमुख माननीय सौरभ मिश्र जी से अनुरोध है कि आएँ अपना स्थान ग्रहण करें। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रचार विभाग की प्रशिक्षण बैठक में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने अपने दायित्वधारी जनपदों से आए सभी आचार्य बंधुओं को नमस्कार। कल के 6 सत्रों में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत विधाओं के विषय में आपको जानकारी देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आए। भारतीय जनसंचार संस्थान भारत सरकार के महानिदेशक आपके बीच आए, दैनिक जागरण के संपादक आए। कल सबसे हम लोगों के लिए फलदायी सत्र था माननीय सुनील अंबेकर जी भाई साहब का, जो हमारे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उनका मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त हुआ। उसी क्रम में
आज का ये प्रथम सत्र, जिसमें हम चर्चा करेंगे समाचार संग्रह एवं विश्लेषण, साथ ही स्क्रैप बुक बनाने का। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अति वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं, जिनसे आज के 35 वर्ष पूर्व मैंने कार्य करना सीखा था। इन्हीं की उंगली पकड़ के हम तमाम समाचार संगठनों में आए गए और आज सफलतापूर्वक जो अपना दायित्व यहाँ निर्वहन कर रहे हैं, उसके पीछे इनका योगदान है। जीवन में सबसे पहले स्क्रैप बुक का महत्व तो इन्होंने ही बताया था। तो ऐसे अजय कुमार जी का इस सत्र में स्वागत है। अजय कुमार जी के साथ सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, राष्ट्रीय स्वरूप अखबार है लखनऊ का, उसके संपादक हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रथम वंदनीय माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए, मंचस्थ अधिकारीगण को प्रणाम करते हुए, परिचय का दायित्व है स्वागत का। अजय कुमार जी के स्वागत के लिए हम अपने अवध प्रांत के संरक्षक प्रचार विभाग के डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी का बुलाना चाहेंगे। आप आएँ और आपको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के आपका स्वागत करें। इसी कड़ी में सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, आप राष्ट्रीय स्वरूप के संपादक हैं। आपके स्वागत के लिए अंकित जी कानपुर से आपको आमंत्रित करते हैं। आप आएँ और आपको अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के आपका स्वागत और सम्मान करें। अंकित जी प्रांत सोशल मीडिया के प्रमुख हैं कानपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहते हैं कि दीपक के नीचे सदैव अंधेरा हो जाता है, तो हम अपने मार्गदर्शक माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का, जो संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, उनका नाम लेना शायद डरवश भूल गए। भयवश जो होता है, बुजुर्गों का नाम लेने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जो हम लोगों का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समक्ष दिनेश सिंह जी भाई साहब, जो प्रशिक्षण के हमारे क्षेत्र के प्रमुख हैं और भारतीय शिक्षा समिति के सचिव हैं, इनको स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी क्रम में माननीय उमाशंकर जी भाई साहब, जो जिस कुंज में आप बैठे हैं इसके प्रभारी हैं। हम लोग कभी कभी इनको हास्य में कुंज बिहारी भी कहते हैं, क्योंकि ये कुंज में बिना इनकी इच्छा के हम लोग एक पत्ता भी नहीं ला सकते। तो अच्छा, आम तोड़ने भी तो जुर्माना है। तो ऐसे उमाशंकर जी भाई साहब को नमन, वंदन, अभिनंदन। अब परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अभी अपने जिनसे हमने सीखा है, आज आप लोग उनसे सीखिए और निश्चित जान लीजिए जो बता जाएंगे वो अकाट्य होगा, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ हैं पत्रकारों में और नए लड़कों को हैंडल करने का इनका बहुत पुराना अनुभव है। सम्मानित मंच, साथियों, आप ये देख रहे होंगे ताम झाम में फैलाए हुए हूँ, ये है क्या? मित्रों, मैं बता दूं कि पत्रकारिता जगत में अनेक ऐसे मौके आते हैं जब आपको नीचे से सीखना होता। पत्रकार कोई ऊपर से सीख करके नहीं आता। आपने सुना होगा, सब कहते होंगे न्यूज़ का अर्थ क्या, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों ओर आप जो चीज़ें देखते हैं उसी में से कोई ख़ास चीज़ मिलती है तो वही हमारे लिए समाचार हो जाता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी समाचार को एकत्र करने के लिए आपको अपने नाक, कान और आँख खुले रखने चाहिए। मेरा एक आपसे आग्रह है, आप केवल सुनना करें,
कोई नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं। नोट्स मेरे पास हैं, मैं भास्कर जी को दे दूंगा, वो कॉपी करा करके आप केवल मन लगा करके थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं, ये क्या हैं आप देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे कि ये क्या हम टंडीला ले करके यहाँ आए। इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, केवल ध्यान दीजिए, कलम बंद कर दीजिए, नोटबुक बंद कर दीजिए। आपको प्रिंटेड मैटर मैं दे दूँगा, जितना मैं बोलूँगा उससे अधिक, क्योंकि मैं जहाँ भी गेस्ट लेक्चर में जाता हूँ या इस तरह के व्याख्यान में जाता हूँ, कम से कम मेरा 3 घंटा कम से कम रहता है। आज चलिए 1 घंटे में ही मैं उसको समापन करूँगा, लेकिन मैं इतना दावा ज़रूर करूँगा कि आप लोग ये मांग ज़रूर करेंगे भास्कर जी से कि एक बार अजय कुमार को फिर से बुला लीजिए। मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सामग्री है। मैंने अभी आपसे कहा कि आँख, नाक और कान खुले रखिए। आप कहेंगे भाई आँख तो खुली रहती है, कान भी खुली रहते हैं, नाक का क्या औचित्य पत्रकारिता में? मैंने कहा ना, नाक का बहुत बड़ा औचित्य है। आप बस से जा रहे हैं, अपने स्कूटर से जा रहे हैं, आँख खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, अगर नाक आप बंद किए हुए हैं तो एक अच्छी खबर आपको नहीं मिल सकती। कैसे? आप स्कूटर से जा रहे हैं, आपने देखा बड़ी बदबू यहाँ आ रही, आप अपने ऑफिस गए, अखबार के कार्यालय में गए, लौटे, फिर बदबू, उससे ज़्यादा बदबू आई, सूंघा आपने नाक से, आपने रोका स्कूटर, किसी से पूछा भैया ये क्यों बदबू आ रही? उसने बताया भैया यहाँ एक कुत्ता जो है वो 2 दिन से मरा पड़ा हुआ है और नगर निगम वाले उठाने नहीं आ रहे हैं। आपकी नाक खुली हुई थी, उससे एक बदबू गई और एक अच्छा सा समाचार आपको मिल रहा है। आप कहिए साहब कुत्ता मर गया, रोज़ तमाम कुत्ते मरते हैं, इसमें कौन सी खबर है? यही खबर है जो हम सुन करके, देख करके और समझ करके अपने समाचार पत्र में दे सकते हैं। आपने पता किया नगर निगम में, देखिए होता क्या है, कुत्ते या मरे जानवर उठाने के लिए अलग तरह के स्वीपर्स नगर निगम में होते हैं और जल्दी जल्दी कोई उनको उठाता नहीं। अगर स्वीपर्स में कोई उठा ले और वो उठाने का अधिकृत नहीं है तो उसका हुक्का पानी आज भी बंद कर देते हैं। आप गए नगर निगम में, स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा हो कि साहब 2 ही हमारे यहाँ हैं, 4 दिन से छुट्टी पर हैं। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बीमारी फैल जाएगी, 2 ही हैं, उनकी तनख्वाह क्या है? वो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी उनकी तनख्वाह कुल 100 रुपया आज भी है, नहीं लोगों को मालूम, आज भी है। आप आए, आपने एक बढ़िया सा सुंदर सा कि साहब वहाँ इतनी गंदगी है, माहौल ख़राब है, कोरोना का भी स्थिति है, लोग मास्क भी नहीं लगा करके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है और नगर निगम का ये कहना है कि हमारे पास जो 2 कर्मचारी थे वो भी छुट्टी पर हैं। एक अच्छी छोटी खबर जन समस्याओं पर आपकी तब बन गई, आपके नाक खुले, कान खुले। आप बस में जा रहे हैं, कोई महिला आई, बैठे बैठे उसकी सहेली बैठी हुई है, कैसे देर हो गई? अरे क्या बताऊँ, दूध लेने गए थे, पराग वालों ने आज 2 रुपये लीटर बढ़ा दिए। आपके लिए अच्छी खबर है कि आप दूध किसानों से क्या भाव खरीदते हैं, उससे आप मट्ठा अलग बना लेते हैं, क्रीम अलग बना लेते हैं, घी अलग बना लेते हैं। हमको जो छाछ बेचते हो वो 80 रुपये लीटर दूध छाछ हुआ वो, जब उससे सारी चीज़ें निकल गई। क्रीम आपने अलग निकाल ली, तो वो जो छाछ बचा हुआ 80 रुपये लीटर। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 50 रुपये लीटर दूधियों से, किसानों से, गांव-गांव से खरीदते हैं और ये 80 रुपये में बेचते हैं। 80 में बेचें तब भी ठीक है। घी उनका 500 रुपये किलो, मक्खन 350 रुपये किलो और एक छाछ 12 रुपये का। कितना प्रॉफिट
लेकिन कर्मचारियों की वहाँ के क्या हालत है, इस सबको मिला जुला करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छा सा समाचार आप बनाते। ये हुई कान खुले होने की बात। आँख हर जगह खुली, कहीं गए, कहीं कोई चीज़ देखी, गलत पोस्टर लगा हुआ है, गलत चीज़ें देखी, वो भी एक खबर है। तो मैंने यही कहा, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट न्यूज़ आपके चारों दिशाओं में हर समय हर स्थिति में समाचार उपलब्ध है, बशर्ते आपको देखने की आवश्यकता। समय बदल गया। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे, तरुण भारत जैसे संस्थान में आदरणीय बचनेश जी, भानु प्रताप सिंह जी, फिर उसके बाद आज में आए स्वर्गीय राजनाथ सिंह सूर, इन सब बहुत सीखने को मिला। आज भी आवश्यकता सीखने की है, लेकिन है क्या, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। जब से हमारा ये सोशल मीडिया आ गया तो हम जानकारी के अभाव में, हमें कोई चीज़ करना कि साहब इमरजेंसी कब लगी थी इस देश में नहीं मालूम, आज की कल की और आज की बीती रात में 25/26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ। लेकिन अगर जल्दी जल्दी पूछा तो हर कोई मोबाइल उठा, इमरजेंसी कब लगी थी, उसमें आया था। हमारे मस्तिष्क पर सोचने की क्षमता, याददाश्त हमारी कमज़ोर हो रही। हम आभारी हैं विद्या भारती के कि कम से कम इस तरह के आयोजन करके आपको सोचने, समझने और गहन अध्ययन करने, देखिए गहन अध्ययन बहुत आवश्यक का जो ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसकी तरफ से मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों पर आऊँगा। मैंने जब पत्रकारिता प्रारंभ की थी उस समय मैं तरुण भारत में था। थोड़े से उदाहरण दे करके फिर नई नई चीज़ें आपको बताऊँ। तरुण भारत अखबार शाम को 6 बजे 5 बजे तक बाजार में आ जाता था, सांध्य दैनिक था। बचनेश त्रिपाठी जो उसके संपादक थे, वो कहते थे, अजय खबर जल्दी दे देना, खबर जल्दी दे देना। मुझे क्राइम बीट मिली थी, मतलब अपराध समाचारों के संकलन की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। अब अपराध समाचार या तो हमें पुलिस कंट्रोल रूम से मिलते थे। पुलिस कंट्रोल रूम शाम को 6 बजे के बाद पूरे जिले के थानों से घटित अपराध की घटनाओं को एकत्र करके सायंकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक संबंधित अपराध संवाददाताओं या संबंधित संवाददाताओं को फ़ोन पर बताते थे। हमारा अखबार 4 बजे से छपना शुरू हो जाता था। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर का युग हो, हैंड कंपोजिंग होती थी, हाथ से एक एक चीज़, फिर उसका प्रूफ पढ़ा जाता था। प्रूफ देखने में सब में बहुत समय लगता था। और शाम को जब सायंकालीन अखबार आता था तो वो आवाज़ लगा करके हॉकर बोलता था। और जो अच्छी खबर हुई कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा का पर्स चोरी हो गया, अब ये खबर, अब हर पाठक पर्स, मुख्यमंत्री का, उनका पर्स कहाँ से चोरी हुआ, तो जानने के लिए तो पता ये चलता था वो पर्स कोई रुपए पैसे वाला पर्स नहीं था। वो एक रखा हुआ कागज़ का पोटला बना करके रखते थे, वो कोई उठा करके एक थैले में, तो उसको पर्स करके खबर बनाने के लिए, चटकारे देने के लिए, और वो लोग बिकता था। हमारे सामने बड़ी समस्या थी कि हम 4 बजे तक कैसे समाचार थे। हमें किसी ने बताया, हमारे ही मित्र ने, कि ऐसा करो, मॉर्चरी चले जाया करो जहाँ शव विच्छेदन होते हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं। तो होगा क्या, वहाँ रात में जो घटनाएं 12 बजे 11 बजे 10 बजे घटी हैं और किसी संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वो लाश पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी या शव विच्छेदन गृह पर आवेगी। सुबह जब लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते थे, बंदा अजय कुमार
साइकिल लेकर के मुर्दा गिनने के लिए मॉर्चरी पहुंच जाता था। वहाँ लोग आते थे, भैया क्या हुआ, मेरी बेटी थी, ससुराल वालों ने मार दिया, लटका दिया। वहीं एक किनारे ससुराल वाले भी उनसे पूछते थे, वो कुछ नहीं, झगड़ा था, उसने अपने आप सुसाइड कर लिया। अब इसका फैसला कैसे हो कि वो मारी गई है बच्ची या उसने स्वयं आत्महत्या की? ये परिणाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर 2, 2:30, 3 बजे आता था, 6 बजे तक पोस्टमार्टम होता था, तब तक मुझे इधर खबर फाइल करनी होती थी। मैं कह देता था कि इनका ये दावा, इनका ये कहना है, और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सुबह लेकिन जो अखबार छपते थे उसमें आ जाता था इसकी हत्या करके लटकाई गई, क्योंकि उनके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। वो अधिकृत खबर थी और हम जो देते थे वो संदेह वाली खबर थी। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मैं बड़ा परेशान कि आखिर वो लोग दे देते हैं और हम दौड़ करके सुबह सुबह जाते हैं। जब लोग चाय की चुस्कियाँ लेते होंगे तो हम मुर्दा घर में घूम रहे होते। तो मुझे ये पता चला वहाँ जाते जाते कि यहाँ एक परागी और एक राम कुमार, ये 2 स्वीपर थे जो पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स की मदद करते थे। वास्तविकता ये थी कि डॉक्टर तो मुंह पे कपड़ा बांधे खड़ा रहता था ऐसे, और श्यामलाल और राम प्यारे ये बॉडी को काटते थे, फाड़ते थे और बताते थे छोटी आंत में इतना अधपका भोजन, बड़ी आंत में मल, गर्दन सामान्य से इतनी लंबी, हाथ सीधे, वो जो जो डिस्क्रिप्शन था पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर पोस्टमार्टम सीट्स पे वही नोट करता जाता था और बाद में वही बताते थे कि दिस इज़ द केस ऑफ मर्डर, ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला, ये वही सब बतलाते थे। मैंने कहा, मुझे जब ये पता चला, मैंने कहा अगर इसमें दोनों में से किसी एक को अगर हम अपना दोस्त बना लें तो ये देख करके ही हमको बता देंगे कि क्या मामला है और हम शाम को खबर में छाप देंगे। तो श्यामलाल को मैंने पटाने की कोशिश की, क्षमा करेंगे शब्द बड़ा वैसा है, पटाने की कोशिश की। मुझे पता चला ये बीड़ी का शौकीन, एक बंडल बीड़ी ले गए सुबह सुबह, भैया श्यामलाल राम राम। हाँ बाबूजी का हाल है, चलो बाबू का आपो बीड़ी पिया था? हम कहना किया हम नहीं पीते हैं, हमको किसी ने पकड़ा, अब ये कैसे कहें तुम्हारे लिए खरीद के लाए, हमको किसी ने पकड़ा दी थी। हमने कहा हमारे काम की नहीं श्यामलाल, लिया। अच्छा बाबू बहुत अच्छा। शाम को मैंने पूछा यार ये बताओ वो लाश आई है क्या है? बोले वो तो जब डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करेंगे तब पता चलेगा। हमने यार पता चलता है कि आप लोगों को मालूम? अरे भैया हम लोग कुछ नहीं जाने, हम बेपढ़े अंगूठा टेक, हमका काम मालूम, कोई बात नहीं। अगले दिन, क्षमा करेंगे कहने में कोई संकोच नहीं है, पत्रकारिता में आगे बढ़ना था तो कुछ हथकंडे अपनाने। मुझे पता चला ये दारू का शौकीन है। मैंने कहा चलो, देशी का एक पौआ अपने यहाँ जो काम करता था उससे कहा भैया ये 6 रुपये लो, 5 रुपये 6 रुपये का एक ला दो। मैंने आके बचने त्रिपाठी से कहा साहब हमारा खर्चा बढ़ गया है, आप हमको कुल 100 रुपया देते हो, अब इससे काम नहीं, करो करो करो। अरे सब संग का है, सब संग का है। संयोग से मेरे पिताजी की उस समय राशन की दुकान थी रकाबगंज में, उनसे मैं कहता तो वो मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, तुम क्या पत्रकारिता कर रहे हो, अपना बिजनेस संभालो, 100 रुपये महीने में कुछ होता है। मैंने कहा मैंने मुझे शौक़ है, शौक़ के बल पे करता था। कोई बात ले गए, एक दिन हमने उसको पौवा दिया, बड़ा खुश हुआ। अरे भैया क्या ज़रूरत? अरे हमने कहा हम भैया पीते पाते हैं नहीं,
एक जने मिले रास्ता में पकड़ाई दीन हमका, तो हम क्या करें, हम कम से कम का श्यामलाल याद आए गए। कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद फिर ऐसी ही कोई एक लाश आई, किसी युवती की थी, हत्या और आत्महत्या का समय। मैंने पूछा 2 बजे जब चलने लगे, श्यामलाल क्या है, देखा तो होगा? कहा भैया चलो देख लो। ले गया अंदर, उसने खोल खाल के दिखाया। हमने भैया ये क्या है? बोले जब इसका पोस्टमार्टम हुई तबे पता चली, हमका नहीं कुछ मालूम है, सब डॉक्टर जाना था। मैंने कहा यहाँ भी इसने मुझे मीठी गोली पकड़ा दी। अच्छा कोई बात नहीं। उस दिन मैंने प्रण कर लिया कि श्यामलाल को अपना संवाद सूत्र बनाऊंगा, अपना इन्फॉर्मर बनाऊंगा। तय कर लिया मैंने। जितना वो रहे उतना ही हम कभी बीड़ी दे दें, कभी सिगरेट दे दें, कभी पौवा दे दें। 100 रुपये तनख्वाह में 300 रुपये महीने का मेरा खर्चा। पूरा वेतन उसी में जाता। वेतन से ज़्यादा 100 रुपये वेतन और 300 रुपये का खर्चा। एक दिन आपको भाई साहब एक घटना बता रहा जब आप बलरामपुर गए थे। खैर, श्यामलाल अपने पुट्ठे पे हाथ उस बंदे ने नहीं रखने दिया। जब मैं पूछूं तो डॉक्टर साहब को मालूम, भैया हम लोग तो, हमने बेटा तुमको तो अब हम बताएं, तुम श्यामलाल तो मैं अजय कुमार। एक दिन वो परागी जो था उसका साथी, उनका आज भैया श्यामलाल ज़रा दुखी हैं। हमने देखा, हमने क्या बात है, क्यों? बोले बिटिया के इनके शादी है और इनका चीनी नहीं मिल रही, चीनी के परमिट। उसमें चीनी की बड़ी क्राइसिस थी 70 के दशक में। हमने कहा ये मौका मेरे लिए इससे बड़े। मेरे पिताजी की मैंने बताया राशन की दुकान थी। हमने श्यामलाल से पूछा भैया सुना बिटिया की शादी है तुमरे, चीनी नहीं मिले? हाँ बाबू का बताई, गए रहन हुआ DSO के यहाँ, तो कहीं नहीं, पहले कार्ड लगाओ, फिर कौनो MLA से लिखाओ या विधायक से लिखाओ या कौन से बताएं सभासद कारपोरेटर, कुछ ऐसे ही बताने। मैंने कहाँ है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन देखिए DSO के नाम, जिला पूर्त अधिकारी के नाम लिखे थे। मैंने कहा बैठो तुम, साइकिल लो। हम भी साइकिल से चलते तो पहुँच गए। DSO मिश्रा जी थे, परिचित इसलिए थे कि मेरे पिता के राशन की दुकान थी और मैं उसके साथ साथ सस्ता गल्ला विक्रेता संघ का महामंत्री भी था। पढ़ा लिखा था तो अखबारों में खबर भी दे देता था, तो थोड़ा सा DSO साहब परिचित थे। हम गए, बोले कहा क्या है मंत्री जी? राशन दुकान विक्रेता संघ। है ना भाई साहब, क्यों इन हरिजनों पर आप अत्याचार कर रहे हो पंडित होकर? कैसे ही मैंने कहा चौके, क्या मतलब? अरे मतलब ये गरीब आदमी है, हरिजन है, इसकी बेटी की शादी है, 40 किलो परमिट का आप दे सकते हो, दे दीजिए इसको। बोले आप कैसे कह सकते हो इसको दे दें, इस पर कोई रिकमेंडेशन है नहीं, शादी का कार्ड है नहीं। हमने कहा इन लोगों के यहाँ हल्दी और वो बट्टी, अब ये शादी कार्ड वाला भी छपाने का इनका नहीं, हम लोग हैं छपवा लेते हैं। हमने कोई रास्ता बताइए, सोचते रहे। बोले अच्छा आप रिकमेंड कर दो, आप लिख दो सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के मंत्री लखनऊ। हमने कहा पत्रकार लिख दो। बोले वो ना लिखना। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले फिर सब पत्रकार आने लगेंगे, छिपेगा हमारे यहाँ नहीं, क्लर्क बता देगा। हमने कहा चलो बात। हमने दस्तखत किया, उसको 40 किलो का परमिट ले आया, बहुत खस। 18 फरवरी को उसकी बेटी की शादी होनी थी और ये 9 फरवरी की बात है, मुझे आज भी डेट याद है, जब मैंने उसको चीनी का परमिट दिलाया। लेके आया, बड़ा खुश, सब डॉक्टर भैया की वजह से हमका परमिट मिल गया ये वो। 3 दिन बाद 12 या 13 तारीख को एक वैसी ही फिर बॉडी आई, हैंगिंग की थी। देखा निशान था गर्दन पर, तो मैंने श्यामलाल से कहा मुझे क्या है मामला ये? बोले भैया तो जब पोस्टमार्टम होगा डॉक्टर बताइए, हमका नहीं मालूम। मैंने कहा इससे बड़ा गोलीबाज तो मैंने बहुगुणा जी को भी नहीं पाया, जबकि उनको कहा जाता था बहुत बड़े गोलीबाज। बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने कहा क्या मैं कहाँ
तीर मार रहा हूँ, एक तीर भी निशाने पर नहीं लग रहा है, और इसका रटा रटाया रट्टू तोते की तरह कि डॉक्टर आएंगे तो भैया वही बताएंगे जब पोस्टमार्टम होगा। कोई बात नहीं। मैंने एक डेट अपनी डायरी में नोट कर रखी थी, 18 फरवरी। क्या था? उसकी बेटी की शादी। उसने मुझे निमंत्रित नहीं किया था, श्यामलाल ने मुझे निमंत्रित नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा तुम भी अगर चमार हो तो हम भी जो है बनिया हैं, और कुछ न कुछ तुमको निपटाएंगे। सोच करके मैंने मिसेस से कहा आज चलना है एक शादी। बोली किसके यहाँ शादी? किसके यहाँ? अरे हमने कहा हमारे एक परिचित है, अखबार में हमारी मदद करता, उसकी शादी, बिटिया की शादी, चलना है तुमको। बड़े पूछे कौन है, क्या है, कौन सी साड़ी पहने, कौन सी न पहने। ऐसे ही चले चलो। हमने अपने एक परिचित का स्कूटर मांग लिया। हम भी स्कूटर खरीदने की तैयारी में थे, लेकिन स्कूटर लिया। शाम को 8:30 बजे मिसेज पीछे बैठी, चला। मेडिकल कॉलेज लखनऊ के सामने आप देखेंगे तो एक दुकान, दवाओं की दुकान बनी हुई है, उसके बगल से एक रास्ता नीचे जाता है, दैट्स कॉल्ड स्वीपर कॉलोनी। उस एरिया का नाम स्वीपर कॉलोनी। उस समय था, अब तो वाल्मीकि नगर हो गया। हम वहाँ पहुँचे। बारात आने में अभी थोड़ा समय था। मैंने स्कूटर किनारे लगाया। पत्नी बोली किसके यहाँ है शादी? हमने है, चलते हैं। जैसे ही साहब गए, श्यामलाल सामने खड़ा था। उसने यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर यूँ देखा, कौन आ रहा है? मैंने कहा बेटा देख लो, देख लो बेटा। पत्नी को देखा, अरे भैया आगे, भैया आगे, भैया। वो पूरा शोर मचा दिया उसने। और यही भैया हैं, बहुत बढ़िया हैं, अखबार में हैं, पत्रकार हैं, बड़ी दबंगई है इनके, दरोगा इनके ही आवत हैं, पुलिस वाले इनका सलाम करत। और भैया यही हमका 40 किलो परमिट दिवाएं। पूरा उसकी स्वीपर कॉलोनी को लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मेरी बीबी ने कहा ये तो कुछ गड़बड़, अकेले आए। फिर भी उसने 2 कुर्सियाँ डाल दी। बीबी इधर बैठी, मैं इधर बैठ गया। वो बूंदी नुक्ती जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा ले बारात आने में थी। मेरे सामने धर्म संकट की, उनके सामने कैसे खाएं। वो ले आया, मैंने हाथ में लिया। हमने कहा इनका संतोषी माता का व्रत संयोग से, उस समय संतोषी माता का व्रत बहुत। हमने ऐसे ही लिया। मेरी पत्नी ने पैर मेरे पैर पे रख के इतनी कस के दबाया, खाना नहीं, मतलब उसका अर्थ। तब तक होता क्या है, सामने से एक राजकुमारी नाम की महिला आ जाती। अरे भैया आप हमारी बिरादरी के हो, और बहू रानी आप आए गए हो। अरे हम तो आप ही के दरवाजे पोछा और झाड़ू लगाई थे, हम ही कमाई थे उधर, मतलब लैट्रिन वगैरह कमाने को। अब मेरी पत्नी को तो काटो। मैंने कहा ये राजकुमारी यहाँ कहाँ पटक गई, कहाँ प्रकट हो गई दादी। खैर मैंने उसका मन रखने के लिए बूंदी 2 उठा ली। जितनी देर मैंने बूंदी खाई, मेरे पैर पर किसी का पैर इतने प्रेशर से पड़ रहा था। हे भगवान। आया, रास्ते भर स्कूटर पर जो कुछ मुझे सुनने को मिला मैं यहाँ बता नहीं सकता। जो हालत हुई, खैर कोई बात नहीं। श्यामलाल थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ इस घटना के बाद, और एक आध सूत्र उसने देने लगा। लेकिन उससे बड़ा सूत्र मुझे मिला। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। मैं आज अखबार में आ चुका था। 20 अप्रैल 75 को मैंने आज अखबार ज्वाइन किया। जून में इमरजेंसी लग गई थी। सारे राजनैतिक समाचारों पर सेंसरशिप लागू हो गई थी।
प्रमुखता से अब अखबार में क्राइम रिपोर्ट छपने लगी। भाग्य पलटता है। राजनीतिज्ञों से अपराध समाचारों का उसी जमे फूलन देवी दुनिया भर की तमाम आई। एक दिन मैं अपने घर पर सोया हुआ था, क्योंकि आज अखबार में रात को 10-11 बजे जाता था। तरुण भारत छोड़ चुका था, राजनाथ भी तरुण भारत में थे। वो और मैं दोनों साथ 20 अप्रैल 1975 को आज अखबार ज्वाइन कर लिया था। मैं विशेष संवाददाता क्राइम और कुछ नगर निगम वगैरह देखता था। राजनाथ सिंह भी हमारे ब्यूरो चीफ थे। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया मेरे पास। मैं सो रहा था, घंटी बजी। मेरी मिसेज ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, अजय कुमार जी हैं? उन्होंने बताया हाँ सो रहे हैं, जगा दीजिए, कोई राजकुमारी बात करना चाहती। उनका उठो उठो, कोई राजकुमारी फ़ोन कर रही है। मुझे नहीं मालूम कौन राजकुमारी, नींद में थका हुआ था। मैं बोले भाई देखिए, मैं गुलाटी बोल रहा हूँ माल एवेन्यू से, और ये राजकुमारी हमारे मोहल्ले की स्वीपर है, ये आपसे कुछ बात करना चाहती है। याद आया कौन राजकुमारी, फिर वही याद आया कहीं वो तो नहीं जो मेरे मोहल्ले में से। मैंने फ़ोन उठाया। हमने कौन राजकुमारी, कौन है राजकुमारी जी? मैं उस समय समझा कोई राजकुमारी होगी वहाँ। अरे बोले भैया पहचाने हो नहीं, हम तुम्हारे मोहल्ला में सफाई करीत रहा है, हम वह राजकुमारी श्यामलाल के बहिनी। नींद में सुबह सुबह ससुरी ने खलल डाल दिया। क्या है राजकुमारी? हाँ बताओ क्या है बात? अरे भैया तनी जल्दी आए जाओ, यहाँ एक लहास पड़ी। अब लाश का नाम लहास बोल, अपने भाषा में बोल रहे, यहाँ एक लहास पड़ी। करंट लग गया पूरे बदन में, और क्राइम रिपोर्टर के लिए लाश सुबह सुबह कोई अच्छी खबर। कैमरा टांगा, स्कूटर स्टार्ट किया, पहुँच गए वहाँ माल एवेन्यू एरिया में। तब तक स्कूटर ले लिया था सब तब तक विधानसभा के सामने। मैंने वहाँ गए, कोई पत्रकार जल्दी जल्दी इतना सुबह उठते नहीं थे। अब तो छोड़िए, अब तो 2 मिनट में आपको व्हाट्सएप पर आ जाएगा। लेकिन आजकल के ज़माने में भी वो चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये मैं जब कंक्लूड करूँगा तब आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये आ गया है तो आप इससे बड़े तीरंदाज। इसमें की खबर कभी आपको शीर्ष पर नहीं पहुंचा पाएगी। ये वो खबरें हैं कि अभी चल गई, थोड़ी देर बाद गलत हुई तो मिट गई। और वो खबरें जो प्रिंट मीडिया की हैं, अगर गलत हुई तो आप मिट गए, सही हुई तो आप चमक गए। यहाँ मिटाने का कोई खेल नहीं है। जो है मेहनत करके, लगन से वेरीफाई करके जब आप देंगे तो। आज भी एक समय था जब पहले खबर छपती थी तब बिकती थी। हम उस दौर के लोग हैं, भास्कर जी उस दौर के हैं। पहले खबर छपती थी तब अखबार बिकते थे। आज उल्टा है, आज पहले खबर बिकती है तब छपती है, तब दिखाई जाती है। पहले खबर का सौदा होता है। तो हम लोग अपने युग की बात इसलिए बता रहे हैं कि हम खरीद बिक्री में कतई न फंसें। हमारे मित्र बैठे हैं स्वतंत्र चेतना के, अच्छा और अच्छा अखबार मेहनत करती हैं प्रिंट मीडिया में भी। आज भी इनके मालिक आनंद स्वरूप जी अग्रवाल कितनी मेहनत और कितने उससे कहते हैं जितना हो ईमानदारी से काम करो। तो मैं वही बता रहा था, लंबा न हो जाए, समय भी मैं देख लूँगा। इसके बाद 1-2 चीज़ें आपको और बताऊंगा। वैसे मेरा तो 3 घंटे 4 घंटे का तो श्यामलाल पटा लेक्चर। हाँ मैं वही कहने जा रहा हूँ, श्यामलाल तो पट गया। श्यामलाल ने मैंने बता दिया वहीं को, थोड़ा बहुत मुझे हिंट करने लगा था, लेकिन उसके बाद आज अखबार में आ गया था तो अब आवश्यकता नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब वो पहले ही बता देता था। पटा यहाँ से राजकुमारी वाली स्थिति पे आई है। उसने फ़ोन किया, मैं पहुँच गया, देखा एक 24-25 साल की लड़की की लाश माल एवेन्यू के नाले में पड़ी हुई थी। मैक्सी पहने हुए थी, नीचे के अंग पर कोई कपड़े नहीं थे,
मैंने उसकी फ़ोटो खींची, पता नहीं चला, काफ़ी प्रयास किया तो पता चला वो शुभ्रा लहड़ी नाम की एक लड़की की लाश थी। मैंने आज अखबार में उसके फ़ोटो सहित खबर छापी। आज अखबार एक पहला समाचार पत्र था इमरजेंसी के दौरान में, उसने इस खबर को प्रमुखता से छापा। माननीय विनोद शुक्ला जी कानपुर में उसके संपादक थे, उनका फ़ोन आया खबर छापने के बाद, इसकी पूरी डिटेल डेली जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? क्योंकि राजनीतिक समाचार थे नहीं। इन समाचारों बहुत अच्छा रहा। हर दिन मैंने उसका डे बाय डे मामला गया, नारायण दत्त तिवारी ने उसकी सीआईडी जांच सौंपी। सीआईडी भी कुछ नहीं पता लगा पाई। तब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से वो मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने जांच की और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सीबीआई के दिल्ली के ऑफिसर्स मेरे यहाँ डेली आते थे ऑफिस। एक एक पल की पुरानी चीज़ें, पुराने फोटोग्राफ्स, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी, लेते थे। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि अजय जी आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करें, क्या आप इस मामले में गवाह बन सकते हैं? मैंने कहा देखिए, अगर मुलजिमों को सज़ा हो जाए, आपका इन्वेस्टिगेशन ऐसा रहे, तो मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मैं केवल प्रथम दृष्टिया गवाह हूँ। हाँ, मैंने लाश देखी, मैंने फ़ोटोग्राफ्स किए, मैंने ये किया। आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं नहीं बनूँगा। खैर राजी हो गया। 3 अभियुक्त उसमें पाए गए, तीनों को सज़ा हुई आजीवन कारावास की। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो छूट गए। लखनऊ के जाने माने एक डॉक्टर थे बख्शी, वो अवैध दवाओं, स्मैक्स वगैरह का उस समय कारोबार करते थे। शुभ्रा लहड़ी उनके जाल में फंस गई थी। उसने तत्कालीन राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिख दी थी। उससे ये लोग नाराज़ हो गए थे। उसको किडनैप किया, उसके साथ रेप किया, उसका गला दबा दिया। जब वो सुजानपुरा आलमबाग के पोस्ट ऑफिस में गई थी, वहीं से उसको उसके गोद में उसकी बड़ी बहन की बेटी थी। उसको एक लंबी कहानी है। लेकिन सीबीआई ने मुझे दिल्ली बुला करके उस समय एक बेस्ट इन्वेस्टिगेटर पत्रकार के रूप में सम्मानित किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात दिल्ली में रही। मैंने मित्रों एक ही चीज़ की है, वो ये है कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगाया, बशर्ते इधर उधर की राजनीति। कभी ये नहीं सोचा। और उसी का कारण कि मैं गर्वान्वित हूँ, भास्कर भाई बैठे हैं, कि क्राइम रिपोर्टिंग में मुझसे पहले यहाँ एक सिल्वानो थे, सुशील सिल्वानो, उसका बहुत नाम था। मैंने उससे भी बहुत ज़्यादा सीखा। ओसामा तलहा एक थे, वो भी क्राइम रिपोर्टिंग में। हाँ, ये लोग थे, इनसे मैं सीखता था। हालांकि कोई सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत नहीं थी उनकी, 1-1 साल का वो था, लेकिन मैं सीखता था। वो मुझसे आश्चर्य करते थे कि अरे यार तुम्हारे पास तो खबरों का खजाना रहता, चले आते हो मेरे पास, मुझे डिस्टर्ब करते हो। मैंने कहा इसीलिए आता हूँ कि तुम्हारी खबर भी मैं सूंघ लूँ। खैर वो एक था, एक अच्छा माहौल गुजरा। कभी कभी श्यामलाल से ही मैंने सीखा ये फांसी लगी हुई है। कई मौक़ों पे मैं पहुंच गया, अगर बॉडी लटकी हुई है तो मैं देख के बता देता था कि ये हैंग की गई है या हैंग करके इसको टांगा गया है। कभी कभी यहाँ पर बांध देते थे गिठा, जिसको सिरकने वाला नहीं कहते, सरका फिल्ली जिसको कहते हैं। अगर इस तरह लगेगी तब तो गर्दन हो जाएगी, लेकिन अगर बांध के करेंगे तो जल्दी जल्दी क्या हुआ, मार दिया, गले को लटका दिया और उसके बाद उसको टांग दिया। ऐसे में सामान्यतः पैर नीचे नहीं होंगे, अपने आप जो लटकेगा वो तड़फेगा, पैर जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करेगा, हाथ सीधे हो जाएंगे।
ब्लड जो है नीचे तक सर्कुलेट होगा, लेकिन अगर इस तरह मार करके बिस्तर पर लगाएंगे तो न पैर आगे भागेंगे न सर्कुलेशन होगा। एक चीज़ और, एक जगह मैं पहुंचा, सीओ साहब पहले से मौजूद थे, बॉडी टंगी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो मर्डर का केस, और यहीं लखनऊ के बहुत बड़े ज्वेलर्स, जाने माने ज्वेलर्स, उनके घर की चौक की बात थी। सीओ साहब मुझसे, अरे आप लोग अखबार वाले ऐसे ही कह देते हो, मार के लटकाई गई। पोस्टमार्टम जब तक, हमने कहा हम बिना पोस्टमार्टम बता रहे हैं। बख्शी साहब थे सीओ, हमने कहा बख्शी जी बिना पोस्टमार्टम बता रहे हैं, जेब न गरम कर लीजिएगा इसमें। ऐसे ही मैंने कहा, अरे तुम क्या बात करते, तुमने बहुत बड़ा मालिक है। हमने कान में ले गए बगल में, हमने कहा देखो ये लाश आपने उतार के लिटाई है, इसका मुंह का जो झाग है वो ऐसे बहा हुआ, यहाँ सूखा हुआ ऐसे, और अगर ये लटकती तो मुंह का झाग ऐसे आता। मार दिया, लटका दिया, मुंह से जो झाग निकला वो इधर इधर गया, सूख गया। उसके बाद उसको उसने लटका दिया तो इधर भी आ गया। लटकाने में, लटक करके मरने में यूं नहीं जाएगा, यूं आएगा। चौंक गए, उनकी डील खत्म हो गई, जो भी डील हो रही है। एक और घटना, मैं ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, कभी मौका लगेगा आपको बताएंगे। ये 303 है, ये 12 बोर है, मौके पे कहीं फायरिंग हो, कोई चीज़ मिल जाए तो आपको देखना पड़ेगा। ये 315 बोर से चला हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक मेरे सामने ये घड़ी है, एक घटना इसको भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये देखिए इस तरह से है। हमने मौके पे गए तो मैंने कह दिया ये मर्डर का केस, इसमें वही चीज़ थी। इस तरह से पैर जमीन पे टिके हुए थे। कभी भी आत्महत्या करने वाले के पैर जमीन पे अगर हो गए तो उसकी प्राण नहीं निकल सकते। यही इसी तरह से, ये देखिए बिल्कुल सीधा सा पंखे से लटका। ये देखिए मार करके उसको टांग दिया गया। ये 4 बेटियां एक साथ, कानपुर की एक घटना थी साहू परिवार की, एक समय में चारों ने एक साथ सुसाइड किया। मामला इन्वेस्टिगेशन हुआ, सुसाइड ही निकला ये मामला। ये देखिए गर्दन सामान्य से लंबी, बहुत सी चीज़ें हैं। कभी लंबा मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ मिल गई। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी रिपोर्टिंग का यह भी एक बहुत चर्चित स्टोरी थी। ये घड़ी है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के MBBS 4th ईयर के छात्र SRS नारंग की आत्महत्या का ये मामला है। ये मिस्टर RS नारंग हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट। 77 की ये घटना है। ये छात्रावास में रहते थे, मॉर्चरी के सामने एक छात्रावास में, नाम भूल रहा हूँ। उनकी वहीं की किसी मेडिकल स्टूडेंट से अफेयर चल रहा था। दोनों ने तय किया था कि ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये डॉक्टर नारंग थे और वो महिला कोई कायस्थ परिवार की थी, बड़े घर की थी वो लड़की। दोनों ने तय तो कर लिया था, लेकिन अचानक उनके पिता बीच में आ गए। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने उसका ट्रांसफ़र कानपुर मेडिकल कॉलेज करा लिया बेटी का।
ये नारंग उसी समय से डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रूप से भी असंतुलित हो गए। मोबाइल था नहीं, जो फ़ोन का एक आध बार वहाँ गए तो उनको अपमानित किया गया कानपुर में, चले आए। बैठे बैठे डॉक्टर नारंग के दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं अब आत्महत्या करूँगा, और आत्महत्या उस समय करूँगा जिस समय मेरा इससे पहला परिचय हुआ था। वो 7 फरवरी 1976 की तिथि थी जब डॉक्टर नारंग से उनका मेल मुलाकात हुई, और 7 फरवरी 1978 को ठीक उसी समय जब उनका पहला साक्षात्कार हुआ था, डॉक्टर SR नारंग इस दुनिया से विदा हो गए, ठीक उसी समय। और ये बहुत रोचक और रहस्यमय आपराधिक घटना थी। मैंने गए मौके पर, डॉक्टर नारंग बिस्तर पर पड़े थे, उनके पास एक घड़ी रखी हुई थी, ये वही घड़ी। इन्वेस्टिगेशन के समय मैंने फिर ले लिया था पुलिस से कह करके। उन्होंने क्या किया, ऐसे अगर कोई पॉइज़न खाए तो 7:16 की जगह 7 शाम को कहो मौत हो, जहर खा लें या कोई चीज़ या सुसाइड कर लें, वो भी समय ना मिले। इन्होंने तय किया था कि हम जो है 3 और कितना मिनट था, 3:02 इस घड़ी में है, पर ही अपने प्राण दूंगा। डॉक्टर नारंग आए, उन्होंने एक घड़ी ली, घड़ी के ऊपर एक तार उन्होंने बिजली का बांधा और एक इधर घंटी के पीछे बांधा उन्होंने। दिमाग की मतलब आत्महत्या भी करना तो उसमें भी दिमाग लगाना। अरे भाई, जब जाना है दुनिया से तो क्या दिमाग लगाना। लेकिन कुछ लोग जिनको झक्की कह दो, सनकी कह दो, लेकिन नहीं, बड़े विद्वान थे ये डॉक्टर नारंग। रहते तो किस इतना दिमाग जिसके पास हो वो किस बुलंदी पे पहुंचता आज के ज़माने में, नहीं कर नहीं सकता। लेकिन दिमाग सकारात्मकता की तरफ लगाए वो दिमाग काम होता है, जो नकारात्मकता की तरफ लगाए दिमाग। डॉक्टर नारंग ने अलार्म लगाया 3 बजे का, और अलार्म जब बजता है तो ये पुराने ज़माने की घड़ी है, ये हिस्सा घूमता है। उन्होंने न्यूट्रल तार तो इसमें बांधा, पॉजिटिव तार यहाँ बंधा दिया और इसको खोल दिया लंबा सा। इस घड़ी में करंट तभी आएगा जब पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आ जाएंगे। ये घूमेगी 3 बजे अलार्म पर, ये घंटी घूमेगी, और ये घूम के जैसे ही इस पर आएगी घड़ी में करंट आ जाएगा। और ये तार उन्होंने अपने हाथ में बांध दिया था। 3 बजा, घड़ी में यहाँ से करंट निकला, डॉक्टर नारंग के पूरे बदन में करंट पहुँच गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, ये लीला समाप्त हो गई। लेकिन मैंने यही लिखा था उस समय कि अगर यही दिमाग, वो बहुत बढ़िया ढंग से लगा, एक बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट थे वो, आज कहाँ होते। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सी आ जाती हैं। अब अगर आप लोगों को पैसे समय हो तो मैं अभी चालू रखूं, है ना? हैं? नहीं नहीं, देख लीजिए। चलिए 10 मिनट आप और बोलिए, फिर सत्प्रकाश 10 मिनट में निपटा। नहीं, हम किसी का समय नहीं लूँगा। देखिए, रामपुर बहुत मशहूर है, चुनाव है, परिणाम आने वाले हैं, और ये रामपुर का चाकू, ये भी
मुझे समाचार कवरेज के दौरान ही मिला था। जब स्क्रैप बुक के बारे में आपको बताना है, क्योंकि वो आपकी शुरुआत में आप बताएंगे, आपको बताएंगे। क्या है स्क्रैप बुक, हमको वही बता दीजिए। स्क्रैप बुक है क्या है, हिंदी में बताएं। वही जो आप हम लोगों से कटिंग कटवा के चिपकवा के रखवाते। अरे वो तो होती थी तो हाँ। आप कहते तो वाली फाइल निकाल अच्छा लो। अच्छा, लेकिन अब उसका कोई महत्व भास्कर जी इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक के मोबाइल में बनवा रहे हैं आज भी। हम बनवा रहे हैं भाई साहब। बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो मैं कटिंग का पुलिंदा आपको दे दूंगा। देखिए, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, रामपुर का रिज़ल्ट आ रहा है, आजमगढ़ का रिज़ल्ट आने वाला है, अगर आपके पास रेफरेंस है, देखिए अब क्या कहें, मोबाइल है, आप देख लेंगे कि आजम खां 9 बार के सांसद रहे हैं। इस बार वो उनके कहे का या उनके मनपसंद सांसद होगा, लेकिन वो 9 कब रहे हैं ये आप बार बार खोदेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक काम करते थे उस ज़माने में, कोई भी खबर हुई, 50 फाइलें बनी हुई, फाइलों का नंबर है, उसमें हम लोग डाल देते थे। ये पूरी की पूरी जो है ये रेफरेंस बुक ही है। आपने याद दिला दिया, ये देखिए रेफरेंस बुक। आज भी हमारे पास रेफरेंस का ये वो घटना है जिसने मेरे जीवन को बदला। ये भी एक चित्रों सहित है। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हम लोग वहाँ कवरेज में गए थे। वहाँ हम लोगों की पिटाई हो गई थी। हमारे साथ बीडी गर्ग भी थे, उन्होंने तमाम बूथ कैप्चरिंग के फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए थे। वो पकड़ गए वहाँ। उन्होंने एक काम किया, जल्दी जल्दी ज़मीन में लेट गए, फिल्म निकाली अपने मुँह से। में फ़िल्म का ज़माना था आजकल, फिल्म अपने मोजे में रख ली। हम लोग जब तक लखनऊ आए तब तक यहाँ मैसेज आ गया था कि वो खबरें बिक गई हैं। हमारे राजनाथ सिंह बोले वो अमेठी की कोई खबर छपनी नहीं, लिखिएगा नहीं। मैंने क्या बात है? बोले कुछ नहीं, भैया का आदेश, शार्दुल विक्रम गुप्त का आदेश आ गया है कि वो खबर नहीं छपेगी। जागरण के बीडी गर्ग पिटे थे, वहाँ भी महेंद्र मोहन जी का फ़ोन, नरेंद्र मोहन जी का फ़ोन आ गया कि खबर नहीं छपी। अमर उजाला के वीरेंद्र सक्सेना थे जागरण में, वहाँ भी नहीं छपी। बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी पत्रकार थे, जयप्रकाश शाही, रामपाल सिंह, उनको जब पता चला तो उन्होंने मंगवाया कि कोई बात नहीं, हम उसको छापेंगे। उन्होंने दूसरे ढंग से कि उस दिन अमेठी में क्या हुआ था करके वो खबर छापी। और उसी दिन मित्रों मैंने निर्णय ले लिया था कि जहाँ खबरें बिकती हैं उस अखबार में काम नहीं करूँ। ऑन दैट डे आई क्विट आज अखबार। मेरे पास माया मैगजीन के प्रबंध संपादक आलोक मित्रा का फ़ोन आया रात में, क्या घटना हुई? सारी फिल्म, सारे फोटोग्राफ्स ले करके आप इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद गया, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से अगले अंक में उसको छापा। तो हमें कहा मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलता है। तो जहाँ तक फाइल कटिंग्स की बात है, ये जो आप सब देख रहे हैं ये हमारी कटिंग ही है। अगर वो रखी रहेंगी तो जब भी आप पलटेंगे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारे के सारे मटेरियल, ये ढेर सारे, ये सब आज भी मेरे पास ये है। वो देखिए सुब्रा लहड़ी मर्डर केस का, जिसको मैं बता रहा था। हम देखिए ये कहीं कोई चीज़ मिल सकती है आजकल के ज़माने में। माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में हाई स्कूल पास की, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। आप कहेंगे 1982 में? तब तो वो मुख्यमंत्री थे, तब कहाँ पास की थी? हमने कहा नहीं, ये सर्टिफिकेट है, देखिए। विधानसभा में मैंने एक विधायक को विपक्ष के दिया कि ये सदन में उठा दो,
शत्रुत प्रकाश उस समय विधायक थे, नहीं शत्रुत प्रकाश नहीं, एक और थे, उनको मैंने दिया। उन्होंने पूछा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कब पास की? तो बताया हमने 58-59 में पास की। वो नहीं हुजूर 82 में पास की। ये देखिए, अध्यक्ष जी को भिजवा दिया, अध्यक्ष जी ने देखा ये क्या, बोले साहब ये फर्जी प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट से बनते हैं और तिवारी जी के नाम से मैंने बनवा के देखा है और इसमें 100 रुपये हमने दिए उस समय। तिवारी जी ने बुलाया, अरे मेरे नाम का बंधु चंद्रसेन अग्रवाल सचिव कैसे बनवा लिया आपने? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है रिकॉर्ड रखने की परंपरा। अगर आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये वो शुभ्रा लहड़ी वाला, आज गोरखपुर जब दिन निकलना शुरू हुआ उस दिन उन्होंने लावारिस समझकर गाड़ी गई लाश भी बोलती। जब लाश खोदी गई, पहचानी गई, पूरा डिटेल आज अखबार ने कहा, लिखा कि गोरखपुर से हम प्रकाशित कर रहे हैं, कानपुर में हमने इतनी पताकाएं फहराई हैं और ये उन्होंने विज्ञापन के रूप में, हम आपको दिखा देंगे, अभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बहुत से हमारे पास इस तरह के रिकॉर्ड हैं। ये इसी तरह की है, ये नारायण दत्त तिवारी, पूर्ण चंद तिवारी मार्च 1982 की इंटरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार पास की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा भास्कर दुबे जी ने बताया, आप क्लिपिंग्स रखिए। जहाँ कोई चीज़ मिल जाए, अब तो प्रिंट आउट का भी ज़माना, प्रिंट आउट निकाल के उसकी फाइल बनाइए, क्योंकि एक समय आता है जब थोड़ी याददाश्त कमज़ोर होने लगती, तब ये चीज़ें आपके काम आएंगी। और इसलिए क्योंकि मेरे सहयोगी मित्र भी बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत लगेगी, कभी फिर मौका मिला। हाँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बड़े भाई बोल रहे हैं वो सब चीज़ ठीक है, वो सब ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है, कभी कभी कोई एक आ जाए, भैया कोई आप आ जाइए, कोई एक आ जाइए, कैसे करते हैं हम लोग पत्रकारिता में, कोई सज्जन आ जाइए, यहाँ आ जाइए, देखिए कुछ है नहीं, अपना हाथ लाइए। क्या शुभ नाम आपका? किसी फूल का नाम लीजिए, कोई अब बोलिए। कमल का फूल नहीं, कमल तो आप भारतीय जनता पार्टी फूल, लेकिन हाँ फूल का नाम, कमल, गुलाब, कुछ भी जैसे आप लेंगे तो हम लोग भी एक वो करते हैं, उसको देख करके बताते हैं उसको कैसे प्रभाव। अरे आप बड़े भाग्यशाली हैं भाई, वाह, अरे वाह वाह वाह, आपकी जन्मतिथि क्या है पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ करना नहीं, केवल एक साइकोलॉजी के हिसाब से। और अगर ये कहीं कमल का की जगह किसी और फूल का, तो मैं ऐसे करता, हाथ फैलाइए, आंगड़ू बांगड़ू तांगड़ू सांगड़ू। ये गुलाब का अगर लेते तो मैं ये दिखा करके इनको चकाचौंध कर देता। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सीखनी पड़ती हैं। धन्यवाद भैया, ये नहीं देंगे वो सिक्के कहीं निकालने वाले भी। अरे वो सब बहुत सी चीज़ें हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं। कभी ना कभी आपको जब बताओगे तो हम दिखाएंगे आपको, समझे? ऐसा नहीं है, देखिए हाँ, देखो ये 2 का सिक्का है ना, और इसको ऐसे करके ऐसे फेंक देता हूँ, 4 का हो गया। तो कभी आप रखिएगा तो बैठेंगे। इसके लिए विशेष कार्यशाला हाँ, मुझसे वो ले लीजिएगा, हम वो लेके दे देंगे भाई। हाँ, थैंक यू भैया। धन्यवाद अजय कुमार जी भाई साहब। इन सारी बातों को हमारे सभी प्राचार्यों को, जो प्रचार प्रमुख हैं, सोशल मीडिया प्रमुख हैं, संवाददाता हैं, उनको अपने हिसाब से लेना है। आपको एक दृष्टांत बताया जा रहा है, जैसे आपको कहीं 400 लोगों का भोजन बनते हुए दिखाया जाए कि इसमें ये पड़ता है,
लेकिन जब आप उसको 2 लोगों के लिए बनाएंगे तो अगर आधी बोरी मिर्च डाल देंगे तो आपका भगवान ही मालिक है। आपको चीज़ों को तरीके के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने अनुभवों से आपको तरीके के बारे में बताते हैं। जैसे स्क्रैप बुक बनाने का क्या फ़ायदा है। स्क्रैप बुक जब आप बनाते हैं तो आप अपने विषय को लीजिए, आप अपने विद्यालयों के कार्यक्रमों को लीजिए, वो जहाँ प्रकाशित हों उनको उठाइए, एक स्क्रैप बुक बनाइए, उसमें उनको चिपकाइए और रखिए। इससे क्या होगा कि जब कभी आप अगले वर्ष आपके वही कार्यक्रम होंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप जो लोग ऐसे मुख्यालयों पर नहीं काम करते हैं जहां से अखबार प्रकाशित होते हैं, उन लोगों के लिए अति आवश्यक है। मान लीजिए कोई कार्यक्रम है विद्या भारती का जिसमें हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं और उनका मार्गदर्शन 6 बजे के बजाय 6:15 बजे ख़त्म हो रहा है, तो क्योंकि आपके पास उस तरह की खबरें रिकॉर्ड में होंगी तो आपने पहले ही उसको टाइप करके तैयार कर लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मार्गदर्शन होते हैं उनकी प्रकृति लगभग एक प्रकार की होती है। क्योंकि हम विद्यालयों के बारे में बोलते हैं, हम विद्या के बारे में बोलते हैं, हम आचरण के बारे में बोलते हैं, हम व्यवहार के बारे में बोलते हैं, तो आपकी एक खबर तैयार रहेगी और आप अपने ज़िले के संवाददाता को समय पर खबर बना के दे सकेंगे। स्क्रैप बुक का ये महत्व है। अजय कुमार जी भाई साहब ने ये बताया कि खबरों में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग क्राइम रिपोर्टर ही हो जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि आप जिस विषय पे कार्य कर रहे हैं उस विषय को इस तरह से देखिए, तन्मयता से देखिए। आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उनको ध्यान से देख के लिख के इस तरह से रखना है कि जब आप खबरें दें, जैसे कल 2 संपादक आए थे हमारे इस समय मौजूदा, नदीम जी और आशुतोष शुक्ल जी, उन्होंने आपको बताया कि खबरें अगर इस लायक होंगी, आकर्षक होंगी और पूरी तरह से परिपक्व होंगी तो कोई अखबार खबरें छपने से मना नहीं कर सकता। तो आप लोगों को वरिष्ठ लोगों से मिलवाने का केवल एक कारण है, आप क्राइम रिपोर्टर न बने। आप उन चीज़ों में से, जैसे कल भी आपको कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को राख के थोथा दे उड़ाए। आप अपने मतलब की चीज़ें पकड़िए। आपके सामने बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए आपको अभी एक बहुत बड़े कोषागार में छोड़ दिया जाए जहां असंख्य रुपए बड़े भरे हों, असंख्य सोने चांदी के सिक्के हों, असंख्य हीरे जवाहरात हों और असंख्य भोजन हो, आप भूखे हों, तो उस समय आप क्या करेंगे? सिक्का खाएंगे, सोना चांदी खाएंगे या भोजन की तरफ भागेंगे? तो आप अपने भोजन की व्यवस्था कीजिए उस भंडार में से। तो इसलिए कार्यक्रम था बहुत विषय। जब अगली बार कभी हम लोग लंबा सत्र रखेंगे, अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा तो रही गया था। आज दुनिया कुछ भी कहे, राम जन्मभूमि का पूरा विवरण खोद के निकालने वाले भाई साहब आलोक मित्रा जी, मैं 3 लोग थे जिसने 12 की मूर्ति वहाँ बताया था बुला के अशोक सिंघल को कि ये देखिए 12 की मूर्ति है। 12 की मूर्ति मस्जिदों में नहीं हुआ करती है। तो इस तरह से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के युवा संपादक, आज के युग के पत्रकार, मतलब आप देखिए, आपको जो है वो हर 15 साल के बाद के पत्रकारों से आपको मैंने मिलवाया। पुरातन से मिलवा दिया, मध्यकालीन से मिलवा दिया, उसके बाद के कालीन से मिलवा दिया। आज आप एकदम नवयुग के पत्रकार, हमारे छोटे भाई की तरह, लेकिन पद में हमसे बड़े संपादक सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी आएँ और अपनी बात कहें। भास्कर जी, मेरे क्राइम रिपोर्टिंग का नहीं था, मेरा ये था कि समाचार संकलन में छोटे से छोटे आदमी को आपको नेगलेक्ट नहीं करना। आजकल के पत्रकार बस बड़ा ऊपर देखते हैं कि एक
ऊंचे से ले लें, लेकिन द्वारपाल न्यूज़ सर्विस वो राजकुमारी हमारे लिए संवाद देने में बड़ी थी। तो इसलिए हमें छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ख्याल रखना है। काफ़ी कुछ अग्रज बड़े भाई बता चुके हैं, मैं भी उन्हीं का सिखाया हुआ हूँ। कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में जो सीखा है, पत्रकारिता में अनुशासन सबसे पहली चीज़ है जो आपके अंदर होना चाहिए। किसी के पास कुछ ग्रहण करने जाइए, अपनी योग्यता को वहीं समाप्त कर दीजिए, उसको सुनिए, समझिए, उसको महत्व दीजिए, उसमें से जो बेहतर चीज़ें हों उनको निकाल करके उसका कलेक्शन करिए, आइए उस पर काम करिए। हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, 60 के ऊपर है, थोड़ा सा उन्होंने अनाप शनाप बका, कारतूस दिखाई, तमंचा दिखाया, अरे यार ऊपर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो अनुभव ही हमें आगे बढ़ाते हैं। आज मैं जिस पद पर हूँ, इन बड़ों के अनुभव के ही बदौलत वहाँ बैठा हूँ और लिख पढ़ रहा हूँ। लेकिन पत्रकार का चरित्र और अनुशासन दोनों ही मेंटेन होना चाहिए। समाज में अच्छी जगह पर आप बैठते हैं, आपकी वाणी, भाषा, इसका बड़ा असर पड़ता है। छोटा भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़े महत्वपूर्ण है। लेखन में हमने जो अब तक समझा, हम माध्यम हैं, हम जुडिशरी नहीं हैं, हम फैसले नहीं करते, हम माध्यम हैं। आज की डेट में व्हाट्सएप पे खबरें चल रही हैं, गोली चल गई, मुख्तार अंसारी को जेल होनी चाहिए। हम कौन है भाई जेल भेजने वाले? हम जनता और शासन सत्ता के बीच के माध्यम हैं। हम आपकी समस्याओं को, आपकी बात को शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए मेरे पास साक्ष्य होने चाहिए। कोई खबर लिखी जाए, उसका एविडेंस हो। जिस व्यक्ति के खिलाफ खबर जा रही है, जिस समाज के खिलाफ जा रही है, जिस विभाग के खिलाफ जा रही है, कम से कम उस विभाग का एक वर्जन अखबार में जाना चाहिए। मैं आपके खिलाफ खबर लिख रहा हूं तो आपसे बात भी तो करूं। एक पक्ष को सुनने के बाद खबर नहीं हो सकती। हमसे बता दिया गया कि अजय जी जो है वो बदमाशी करते थे, उन्होंने वहाँ गुंडई करके एक कट्टा लगा करके 1 लाख रुपए ले लिया। हमने खबर लिख दी। अरे भाई अजय जी से भी तो बात करें, अजय जी का भी पक्ष जाना चाहिए। और बाकी अजय जी, भास्कर जी, सभी लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग खूब बेहतर समझते हैं। खबरें लिखने का माहौल अखबार में काफ़ी कम हो चुका है। ये जो नई जनरेशन आई है, लिखने में कम, बड़ों के बराबर पहुंचने में, कंपटीशन करने में कि किस तरह से वो जहां पहुंचे हैं वहां मैं तत्काल पहुंच जाऊं, बिना मेहनत के पहुंच जाऊं। और खबर लिखने से पहले आपको खबर को पढ़ना होगा। पढ़ने वाला व्यक्ति ही खबर लिख सकता है। नए नए बच्चे आ रहे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स किया, कब, क्यों, कैसे। हकीकत ये खबर में इसका कहीं उपयोग नहीं होता है। और एक ने व्हाट्सएप पे पढ़ी, दूसरे ने टीवी पे देखी, तीसरे में प्रिंट मीडिया ने जाके शाम को वही खबर लिख दी, घर से निकले ही नहीं। आप घटना स्थल पे जाएंगे, आपका व्यू अलग होगा। हो सकता है जो सब लोग देख रहे हैं उससे अलग हट करके आप देखें, और आपने जो खबर लिखी वो पढ़ी जा रही है, बाकी की खबरें जो हैं वो जर्नल जा रही हैं। इसलिए किसी भी खबर को लिखने से पहले उस पर कोशिश करें, मेहनत करें, घटना स्थल पर जाएं। बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। निश्चित रूप से ये सत्र कुछ अलग सत्र था। अनुभवों से ओतप्रोत, अनुभवों के माध्यम से सीखने का एक प्रयास, और निश्चित रूप से ये प्रयास हम लोगों को विद्या भारती के परिप्रेक्ष्य में, हमारी अष्टबिंदु योजना के परिप्रेक्ष्य में,
हमारी शिक्षण पद्धति के परिपेक्ष में, जैसा कल सुनील अम्बेकर जी भाई साहब ने कहा, हमारे यहाँ स्टोरीज बहुत हैं। हमारी सोशल फुटप्रिंट्स हैं। 1952 से अभी तक हम लोग विश्व की सबसे बड़ी एलुमनाई हैं, विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शैक्षणिक संगठन हैं। हमारे बाद नंबर 2 हमसे दशांश पे है, 10% पे है। तो वो स्टोरीज ब्रेक करना, लेकिन वो स्टोरीज भी अब विद्यालय से ब्रेक हो, इसकी बजाय पूर्व छात्र से मिलना, संपर्क करना, उसके घर जाना, उसका परिवेश देखना, उसके आचरण को, जो आपने शिक्षा दी, आप सभी लोग आचार्य हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं बहुत सारे लोग, तो उससे मिलना, उसने अपने परिवार को कैसे बढ़ाया, उसके घर में कैसा वातावरण है, कैसे वो रह रहा है, और वो जीवन पद्धति क्या हमने जो सिखाई विद्या भारती में, उस जीवन पद्धति से पूरी तरह से मैच कर रही है या 50% मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। अगर नहीं मैच कर रही है तो भी ये हमारा दायित्व है कि हम उसको फिर वापस उसी दिशा में लाएं। तो स्टोरी ब्रेक होगी, क्योंकि वो फिर एकदम संस्मरणात्मक जीवन वृत्त आ जाएगा। सोशल फुटप्रिंट हम लोग उसी को बोलते हैं, और वही सफलतापूर्वक अखबारों के संपादक जो यहाँ बैठे हुए हैं, अन्य जो लोग हैं, वो सोशल फुटप्रिंट तब मानेंगे जब वो स्टोरी पॉजिटिव एंड पे ख़त्म हो रही हो, उसमें नकारात्मकता ना हो, पॉजिटिव एंड पे जा रही हो। इसी तरह हमारे हर विद्यालय का एक इतिहास है। मैं, अजय जी भाई साहब बैठे हुए हैं, बताना चाहूँगा कि हमारे हर विद्यालय की एक हिस्ट्री है। हमारे संघ के प्रचारकों ने, जिन्होंने अपना जीवन आहूत किया, जो पूरी तरह से समर्पित हो गए, घर परिवार छोड़ा, सारे तरह के सुख संसाधन छोड़े, सारे तरह की सुविधाएं छोड़ी, और अगर जिस दौर में ये विद्या भारती के विद्यालय शुरू हुए, 100 रुपये भी चंदा देने वाला कोई नगर सेठ दिखता था तो साइकिल से 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते थे, इंतज़ार करते थे, मिलते थे, 100 रुपये मिलते थे तो फिर एक कमरा बनता था। समाज के सहयोग से, समाज के संगठन से, समाज के लोगों द्वारा, समाज के लोगों से संचालन के द्वारा ही ये इतना बड़ा संगठन आज विराट रूप में खड़ा हुआ है। आज हम लोग बड़ी सुख सुविधा के साथ ऐसे एयर कंडीशनड हॉल में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने सूखे चने, भुने चने साइकिल में बांध के चलते हुए, जीवन को गलाते हुए, आहूत करते हुए इतने बड़े संगठन को आज खड़ा किया। तो हमारे हर विद्यालय की एक बड़ी हिस्ट्री है। आप जैसे वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन चाहिए हमारे प्रचार विभाग के लोगों को, कि उस हिस्ट्री को कैसे हम दुनिया के सामने लाएं। हम लोग विद्यालय के इतिहास के साथ, विद्यालय में जो आचार्य आए, आप सम्मुख जिन आचार्यों को देख रहे हैं, इनकी योग्यता कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स से, कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा है। संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तरह तरह का समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, और शिक्षा के अलावा भी हम लोग समाज परिवर्तन के काम निरंतर करते रहते हैं। उन परिवर्तनों में हर आचार्य की भी एक हिस्ट्री है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक पीढ़ी खड़ी कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, हम शिक्षा जगत में आज 2% हैं। अगर 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देश के अंदर, तो 2 विद्यार्थी विद्या भारती से संबद्ध विद्यालयों से हैं। लेकिन मेरिट जब आती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट हो, चाहे स्टेट मेरिट हो, चाहे नेशनल मेरिट हो, हमारे विद्यार्थी 20 से 25% होते हैं। इसका मतलब उन स्कूलों की तुलना में हम 10 से 15 गुना ज़्यादा सफल हैं। उसी तरह स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, जिसमें विद्या भारती एक अलग स्टेट की मान्यता के रूप में है। आप लोग सब जानते ही हैं, जैसे खेल कूद होते हैं जब स्कूल गेम्स फेडरेशन के, तो उत्तर प्रदेश की टीम खेलती है, मध्य प्रदेश की टीम खेलती है, वैसे ही हम विद्या भारती की टीम के रूप में खेलते हैं। विद्या भारती एक स्टेट की मान्यता में है, और 30 से 35% मेडल हमारे विद्यार्थी जीतते हैं। 2% हमारा पार्टिसिपेशन है, लेकिन मेडल्स में हमारा पार्टिसिपेशन अपनी क्षमता से 15-20 गुना है। तो ऐसे संगठन की हिस्ट्री, हर विद्यालय का एक कल्प, हर विद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास, हर टीचर का गौरवशाली इतिहास, और विद्यार्थियों का, पूर्व छात्र जो जगह जगह अच्छी पोस्ट पे हैं,
आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में भी IAS IPS कैडर अगर हम लोग देखते हैं तो 12 से 15% छात्र हमारे विद्यालयों के पूर्व छात्र हैं। डॉक्टर्स इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। तो हमारे यहाँ के जो सफल छात्र हैं उनकी हिस्ट्री हम कैसे लिखें, वो प्रकल्प कैसे बने। कल हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अम्बेकर जी ने, भाई साहब ने अपेक्षा की है कि ये ऐसी 2000-4000 हिस्ट्री उनकी सीरीज बनाई जाए, अखबारों में निरंतर छापा जाए। तो कैसे हम अखबारों को ब्रेक करें, जैसे आपने स्टोरी ब्रेक करने के लिए वेतन से कई गुना ज़्यादा खर्च करके प्रयास किया, तो हम लोगों की स्टोरी कैसे ब्रेक हों, इसमें भी आप लोगों का मार्गदर्शन समय समय पर चाहिए होगा। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल साहब और सूचना निदेशक श्री शिशिर जी दोनों उपस्थित होंगे। हेमचंद जी भाई साहब रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। तो आप लोग निश्चित रूप से उनसे साक्षात्कार ले पाएंगे, उन लोगों से बात कर पाएंगे जो सरकार के पक्ष को रखते हैं। सरकार को भी अपनी बात कहनी पड़ती है, अपनी प्रेस रिलीज देनी पड़ती है, अपने कार्यों के बारे में बताना पड़ता है, वरना जैसा आप लोग देख रहे हैं कि वो चाहे अग्निवीर हो, चाहे कृषि बिल हो, सब पे आंदोलन खड़े हो जाते हैं अज्ञानता में, नकारात्मक भाव में। तो सरकार कैसे अपने पक्ष को रखती है, उससे हम ये सीखेंगे कि विद्या भारती अपने पक्ष को कैसे उसी रूप में लेके आए।